नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास जो है हमने उसमें वर्णमाला के कुछ शुरुआती जो चीज़ें हैं वो देखी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी और उससे कुछ न कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा, है ना? आज की ये जो क्लास है इसमें हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला का ये दूसरा भाग है। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे हम। ये क्लास बहुत छोटी-सी रहने वाली है, तो इसे आप ध्यान से देखिए, सुनिए और साथ में अपने नोट्स जो हैं वो बनाते जाइएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेदों की, तो देखो प्राणत्व के आधार पर वर्ण के जो भेद रहते हैं वो कितने रहते हैं? 2 भेद रहते हैं। ठीक है? कौन-कौन से? अलग प्राण और महाप्राण। और प्राणत्व की बात करेंगे तो प्राण का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? श्वास है या वायु है, उस चीज़ से जो है प्राण को हम डिनोट करते हैं, समझते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को समझिए। और प्राणत्व के आधार पर जो है हम इसको 2 भागों में बाँटते हैं, जो कि है अलग प्राण और महाप्राण। ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपके प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण के भेद हैं वो कितने हैं। ठीक है? तो हमारे पास 2 भेद हैं, कौन-कौन से? अलग प्राण और महाप्राण। ठीक है? अलप का अर्थ क्या होता है? अलप का अर्थ होता है कम, और प्राण का मतलब आपको पता ही है, वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, ठीक है? उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप बोलेंगे अलप प्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है मुख से ज़्यादा हवा निकलेगी या ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे महाप्राण। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो आ रहा है, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ण किसमें आएगा? अलग प्राण में। उससे पहले भी आपने एक पॉइंट और इसमें ऐड करना है कि सारे सारे स्वर सारे जो स्वर हैं वो किसमें आ रहे हैं? अलग प्राण में आएँगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है? और साथ में क्या आ रहा है? हाँ, नीचे मतलब तीसरा पॉइंट लिखा ही है इसमें। सारे जो स्वर हैं वो इसी में आ रहे हैं। और अंतस्थ वर्ण की बात करेंगे तो अंतस्थ वर्ण मैंने आपको कल भी बताया कि अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। अंतस्थ वर्ण वो होते हैं जो जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ों की तरफ, अंदर की तरफ जाती है। ठीक है? तो वो कौन से हैं? य, र, ल, व। ये जो है आपके किसमें आते हैं? अलग प्राण में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बच रहा है महाप्राण। महाप्राण की बात करेंगे तो देखो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में इस्तेमाल में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। ठीक है? और इसमें कौन-कौन से वर्ण हमारे पास आ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं हमारे पास वर्ण आ रहे हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है? और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण आपको पता ही है कि कैसे वर्ण हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं? जो उच्चारण करते हैं तो वो गर्म हवा छोड़ता है, गर्म हवा निकलती है इससे, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है? तो ये थे हमारे अलग प्राण और महाप्राण। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो इसका आपने जो है ध्यान रखना है जी। ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है? घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। तो देखिए, घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि घोष का मतलब क्या होता है? कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या हो? गूंज उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? घोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है? घोष वर्ण कौन से होंगे? जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होगी, कंपन उत्पन्न होगा। और अघोष वर्ण कौन से होंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होगा? गूंज उत्पन्न नहीं होगी, जिनमें आपका कंपन उत्पन्न नहीं होगा, उन्हें आप क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। देखो, अघोष यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे हमने उपसर्ग लगाया है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी मूल शब्द में क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। ठीक है? उपसर्ग आएगा, तो ये जो उपसर्ग है इसका क्या बनेगा जी?
ये इसका अर्थ हो जाता है न में। ठीक है, तो जैसे घोष में कंपन उत्पन्न हो रहा था या गूंज उत्पन्न हो रही थी, वैसे ही अघोष में क्या हो रहा है, अघोष में गूंज उत्पन्न नहीं हो रही है, कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, बहुत आराम से आसानी से समझना है इस चीज को। ठीक है जी, तो ये दो भेद है हमारे पास। अच्छा, इसमें देखेंगे तो ये कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, जो भेद आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप, इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम अघोष की बात करें तो अघोष में हमारे पास ये तो पता लग गया कि जिनमें कंपन नहीं होता है, वो अगर स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उन्हें हम अघोष बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं वो देख लो। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आ रहा है जी, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आ रहा है, अघोष में आ रहा है। और तीन जो आपके क्या हैं, ऊष्म वर्ण है, तीन आपके क्या हैं, ऊष्म वर्ण। कौन कौन से, श, श, स, ये जो है तीन किस में आ रहे हैं, अघोष में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास है सघोष वर्ण, सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या हो रही है, गूंज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें एक तो क्या देखेंगे आप, सारे स्वर आ रहे, सारे स्वर इसमें आएंगे। दूसरा ये कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आएगा, और अंतस्थ वर्ण सारे के सारे आएंगे, और साथ में आएगा एक ऊष्म वर्ण, क्या, ह। ठीक है, ह किस में आता है, सघोष में आता है। ह से बहुत बार आपका क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना और आराम से आसानी से समझना है। ठीक है, ये ह है। इसके अलावा दो चीजें और ध्यान में रखेंगे आप, कौन सी, लुंठित या परकंपित व्यंजन, या जो आपका पार्श्विक व्यंजन है। इसमें देखिए आप, जिन के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़कर स्पर्श करती है या और कंपन पैदा करती है, मतलब लुंठित, लुंठित या परकंपित में क्या है कि जीभ आपकी क्या करेगी, जो जीभ का पहले वाला हिस्सा होता है, नुकीला वाला हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है, कंपन पैदा होता है जब भी आप र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है जी। ठीक है, और पार्श्विक में क्या है कि जो हवा है वो जीभ के बगल से निकल जाती है, मतलब आपके जो जीभ है ल का उच्चारण करते समय क्या होती है, एकदम से ऊपर तालु की तरफ खड़ी हो जाती है और श्वास वायु इसके साइड से निकल जाती है। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन भी पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास आ रहे हैं जी उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो उच्चारण स्थान में एक चीज ध्यान में रखेंगे, उच्चारण स्थान है कितने हमारे पास, उच्चारण स्थान है 8। ठीक है, 8 उच्चारण स्थान है, और 8 में कौन कौन से हैं वो चीज हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें देखना आपने कि उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है, हमारे पास पहला है कंठ है। ठीक है, तो इसको हम अकु, अकु नामा कंठा या अकु विसर्जनीय नामा कंठा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इतना लंबा लिखने में थोड़ी सी असमर्थता है, जिसके कारण आप सिर्फ बोला हुआ लिख सकते हैं कि अकु विसर्जनीय नामा कंठा। ठीक है, इसमें देखो अ से अ आ गया, और क कु से जो है कवर्ग आएगा और ह आएगा। कवर्ग के सभी वर्ण हैं, अ और आ है, और साथ में ह। इसमें क्या आ रहा है जी, इसमें आएगा। ठीक है, किसमें, कंठे, इसको आप बोलेंगे कंठे ध्वनि। दूसरा है कंठ माने गला है। ठीक है, दूसरा आपके पास वर्ग है चवर्ग। चवर्ग की बात करेंगे तो चवर्ग का जो शॉर्ट ट्रिक आएगा वो क्या है, इचुयश नामाता लभ्य। ठीक है, इचुयश नामाता लभ्य। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, यहां से ई से क्या आ रहा है, ई का ई, चू का क्या बनेगा, चवर्ग बनेगा, य और श बनेगा। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है जी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे आप, है ना। उसके बाद आ रहा है आपके पास तालु भी हो गया। अब आ रहा है मूर्धन्य, और हमारे पास अगला जो वर्ग है वो कौन सा है, टवर्ग। इसका क्या बनेगा शॉर्ट ट्रिक, ऋतु रस नाम मूर्धन्य या मूर्धा। ठीक है, तो यहां से श का श आ गया, री का री आ गया, ट का टवर्ग का टवर्ग आएगा,
और र और श। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप, है ना। तो आज के बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप बोलते हैं कि क्या आएगा, इस श को आप शलगम वाला श बोलते हैं, इसको षटकोण वाला और इसको सब्जी वाला। तो आज के बाद वो नहीं बोलेंगे आप। शलगम वाले श को आप तालव्य वाला श बोलेंगे, षटकोण वाले श को आप मूर्धन्य वाला श बोलेंगे, और स को आप दंतव्य वाला स बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास वो क्या है, तवर्ग आ रहा है। ठीक है, तवर्ग में आप इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे लिखेंगे, लितुलस नाम दंतव्य। तो लितुलस में आप देखिए ये जो स्वर आ रहा है वो किसका आ रहा है, संस्कृत का आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान में रखना चाहते हैं रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तुलस नामा दंतव्य याद रखिए। तू से क्या आ जाएगा, तवर्ग आएगा बाबू। ल से ल आ गया, स से क्या आएगा, स आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ये इस तरीके से ध्यान में रखना आप। अगला क्या है हमारे पास, ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आ जाएगा, प, प वर्ग है। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे आप, उदय मानिए नाम ओष्ठा। इसमें देखिए उ आ गया, इसमें बड़ा उ भी आ गया और पवर्ग भी आएगा। पवर्ग माने पवर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे किस में आएंगे, इसी में आएंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी, इसके अलावा आ रहा है हमारे पास हाँ, अब संयुक्त उच्चारित वर्ण आ रहे हैं हमारे पास। संयुक्त उच्चारित वर्ण कौन से हैं, जैसे ए है, ऐ है, ये कौन से हैं, कंठ तालव्य। अब देखो ए कैसे बनेगा, ये कल भी देखा था हमने, जब अ और ई को आप जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। तो अब अ का जो उच्चारण स्थान है वो आपको पता है क्या है, कंठ है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। तो दो जो वर्णों से मिलने के बाद, दो स्वरों को मिलाने के बाद जो है आपका क्या बना है, एक ए बना है। तो जब दो स्वरों को या दो अलग अलग वर्णों को जोड़ने के बाद एक वर्ण बना है तो उसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, उसका उच्चारण स्थान भी आप क्या रखेंगे, संयुक्त रखेंगे। ठीक है, तो संयुक्त उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ तालव्य है पहला, और इसमें वर्ण कितना आते हैं, दो वर्ण आते हैं, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद है कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ में देखिए ओष्ठ या कंठोष्ठ। ठीक है, तो इसमें कौन से आ रहे हैं, ओ और औ। अब ओ आपको पता है ओ का फॉर्मेशन कैसे होता है, अ और उ को मिलाने के बाद। ठीक है, तो अ का आपको पता है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। दोनों को जब मिलाएंगे क्या बनेगा, कंठोष्ठ ही बनेगा, है ना जी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। और एक ही वर्ण है आपका, एक ही व्यंजन है जिसका संयुक्त उच्चारण है, वो है आपके पास दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ की बात करेंगे तो वो कौन सा है, व। इकलौता ऐसा व्यंजन है जिसका संयुक्त उच्चारण है, संयुक्त उच्चारण स्थान जिसका होता है। ध्यान रखना इस बात का, इकलौता है। बाकी आपके पास जो चार हैं ये ऊपर, ये क्या है, स्वर हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त उच्चारित वर्ण कितने हैं, तो वर्ण आपके पास कितने आएंगे बाबू, वर्ण है आपके पास 5। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त उच्चारित जो है स्वर कितने हैं, तो वो हैं 4। अगर सिर्फ आपसे एक व्यंजन पूछेगा तो व्यंजन कितने हैं, एक ही है। साथ में यहाँ पे क्या है, नासिक्य वर्ण है। नासिक्य वर्ण देखिए ये कोई आपका उच्चारण स्थान नहीं है, लेकिन इनको हम जो वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, इनको हम किसमें रखते हैं, इसको रखते हैं हम नासिक्य वर्ण में, अनुनासिक वर्ण में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी, ये वाली जो होती है। ठीक है, तो इनको नाक की सहायता से बोला जाता है, इसलिए आपका ये किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो क्लास है वो बहुत हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इसे ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है आपका या कोई अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वायरी रहेगी, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोग बस पढ़ते रहिए, बहुत आराम से, आसानी से समझाने की कोशिश करता रहूँगा और ये वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपको जो है इसमें जीके की वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी बहुत जल्द। तो आप लोग जो है, जितने भी लोग खुद से पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग
आपके साथ वाले पढ़ रहे हैं तो उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं और उन लोगों का भी भला कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।